आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज कराने वाले हैं हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, तो मॉडल पेपर को हम कीर्तिदर्श प्रश्न पत्र भी कहते हैं। तो ये हमारा 2024-25 का है मॉडल पेपर, यानी आने वाले 2025 में जो एग्जाम होंगे ये पेपर है वो किस तरह से आएगा। तो आइए देखते हैं। पूर्णांक है 100, पूरे 100 नंबर का पेपर आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, समय होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके। तो पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, 15 मिनट जो है इसमें वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, इस पेपर में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब है हमारा खंड क। प्रश्न नंबर 1 का क है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो पहला विकल्प है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और दूसरा विकल्प है संपूर्णानंद, तीसरा विकल्प है मोहन राकेश, और चौथा विकल्प है रामकृष्ण दास। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद, तो विकल्प है आपका दूसरा सही। अब है ख, लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है सुख सागर, ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 4 रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, तो इसका भी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब है पहले का ग, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला विकल्प है हमारा प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है अमरकांत, और चौथा विकल्प है यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा चौथा सही। अब प्रश्न नंबर पहले का घ, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, यानी आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है हमारा विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प रामरक्ष बैनीपुरी, तीसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, और चौथा विकल्प है रांगेय राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। अब है पहले का अड़, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह, और तीसरा विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल, और चौथा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब है प्रश्न नंबर 2 का क, कामायनी किस युग की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग, और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग। तो कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन आज का सही होगा दूसरा। और कामायनी की रचना है ये, तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कौन से युग के लेखक है, वो छायावादी युग के लेखक हैं। अब प्रश्न नंबर 2 का ख, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। ऑप्शन नंबर 1 है अग्रदास, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 नंददास, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से प्रगतिवादी युग के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो आपका चौथा विकल्प सही है। अब है दूसरे का ग, प्रश्न नंबर 2 का ग, ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है आपका 1941 ईस्वी, दूसरा है 1943 ईस्वी का, तीसरा है 1954 ईस्वी, और चौथा विकल्प है आपका 1947 ईस्वी। तो ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब है प्रश्न नंबर 2 का घ, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसे पूछा गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर 2 पर है साकेत,
ऑप्शन नंबर 3 पर है भारत भारती और ऑप्शन नंबर 4 पर है कामायनी। तो इसमें पूछा द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इनमें यह है कामायनी नहीं है। ये सभी बाकी ये 3 है, ये द्विवेदी युग की है, लेकिन यह आपकी छायावादी युग की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है चौथा। अब है दूसरे का अड़य, अष्टछापे कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि अष्टछापे कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से। तो ऑप्शन नंबर 1 राम भक्ति शाखा से, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानाश्रय शाखा से, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमाश्रय शाखा से और ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछापे कवियों का संबंध है कृष्ण भक्ति शाखा से, क्योंकि ये सभी कृष्ण भक्त थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही है चौथा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये जो आपके प्रश्न 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न 2 नंबर के हैं, इस तरह से एक गद्यांश आपका, तो ये आपके 10 नंबर का गद्यांश है एक। तो गद्यांश हमारा कि माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावों आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो इसको पढ़कर के आपको इसमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या बताना होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ये हमारे कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये हमारे पाठ से लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, गद्यांश का संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अब प्रश्न नंबर 2, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें इसका आंसर देखेंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो यहाँ तो लिखेंगे इसका उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या करनी है, यहाँ तक रेखा खींची हुई है। तो इसमें व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे हुए हैं जिसके कारण पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं, और इससे कौन परिचित न होना चाहेगा। तो यहीं तक आपको व्याख्या करनी है। अब है प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर प्रश्न नंबर 5, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ से, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से उत्तर देने हैं। अथवा अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं, यानी आप दोनों में से एक गद्यांश करेंगे। तो दूसरा गद्यांश हमारा, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास इसका रस ले सकते थे, अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। तो ये था हमारा गद्यांश।
अब इसके प्रश्न, तो इसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ लिखना है। तो ये हमारा कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अशोक के फूल पाठ से, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो रेखांकित जो है कि यहाँ तक पंक्ताई भी एक बोझ है, ये पंक्ताई भी एक बोझ है, यहाँ तक करनी है आपको, यहाँ तक डुबोती है। तो इसमें लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पंक्ताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। ठीक है, नहीं जिम्मेदारी भी एक क्या है? एक बोझ है। ठीक है, जितनी जिम्मेदारी होती है इतनी क्या करती हैं? व्यक्ति को नीचे डुबोती हैं। डुबोने का अर्थ है नीचे ही खींचती चली जाती हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार? ठीक है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? तो इसमें लिखेंगे उदास होना बेकार है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि समय के साथ कुछ नहीं बदला। ठीक है, समय के साथ कुछ नहीं बदला, बदली है केवल हमारी सोच। अब है प्रश्न नंबर 4, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसे लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि हमें कठिनाइयों का सामना करने पर उदास होने के बजाय उन्हें एक अनुभव के रूप में लेना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 5, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें गद्यांश की भाषा चुस्त है और शैली प्रवाह युक्त है। ठीक है, अब देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये भी आपका पद्यांश 10 नंबर का है, नहीं 10 नंबर का वो गद्यांश, 10 नंबर का ये पद्यांश है। तो इसमें भी आपको एक करना है और उसमें भी आपको एक करना है, यानी अथवा में दे रखा है एक, तो दोनों में से एक करना है, यानी 2 गद्यांश है उनमें से एक करना है। अब ये 2 पद्यांश है, इनमें से आपको एक करना है। तो पहला पद्यांश है हमारा कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो ये है आपका पद्यांश। तो पहला प्रश्न है आपका उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखना है आपको? वही पाठ का नाम और इसमें कवि का नाम लिखना है। तो कौन से पाठ से लिया गया है ये? तो ये लिया गया केकई का अनुताप पाठ से, और इसके लेखक इसके कवि जो हैं, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो जो हम पद्यांश संदर्भ लिखेंगे तो उस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के केकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि लिख सकते हैं आप, रचयिता लिखते हैं या फिर कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये रेखा खींची हुई है आपकी 2 लाइन की, तो यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कि केकई कहती है कि दुर्बलता का यानी कमजोर, दुर्बलता माने कमजोर व्यक्ति का विशेष चिन्ह क्या होता है? शपथ। शपथ माने सौगंध। ठीक है, सौगंध है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यानी मेरे जैसी कमजोर स्त्री के लिए अबला जन आया है केकई के लिए। तो केकई कहती है अबला जन यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कौन सा रास्ता है? ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब है प्रश्न नंबर 3 कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं,
राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये दो पंक्ति हैं, इनमें अलंकार बताना है। ठीक है, तो करके पहाड़ सा पाप मोहन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, क्योंकि केकई ने जो इसमें पाप किया है उस पाप की तुलना एक बड़े पहाड़ से कर दी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अब प्रश्न नंबर 4 कि पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें पद्यांश का भाव है कि केकई अपने किए हुए पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि कमजोर व्यक्तियों का शपथ के अलावा और कौन सा रास्ता है। ठीक है, वो अपने जो किए हुए पश्चाताप कर रही है। अब प्रश्न नंबर 5 कि भाषा की विशेषताएं बताइए। तो भाषा की विशेषताएं होती हैं, आप लिख सकते हैं इसमें 4-5 विशेषताएं लिख सकते हैं। तो भाषा की विशेषताएं लिखेंगे, नंबर 1 भाषा परिवर्तनशील है, नंबर 2 लिखेंगे भाषा एक सामाजिक वस्तु है, और नंबर 3 लिखेंगे भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है, नंबर 4 लिख सकते हैं भाषा अर्जित वस्तु है। ठीक है, भाषा अर्जित वस्तु है, और नंबर 5 लिख सकते हैं भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। तो इस तरह से आप 4-5 विशेषताएं लिख सकते हैं। अब है अथवा में। ठीक है, अगर आपको वो पद्यांश नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं, यानी आपको 2 मिलेंगे, दोनों में से एक करना है। तो ये दूसरा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, धीरे धीरे परत उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आपका ऊपरी पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको फिर वही करना है, इसमें आपको पहले कवि का नाम याद होना चाहिए और उसके पाठ का नाम। तो इसलिए कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका पवन दूती का पाठ से, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इसका पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूती का नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकन करनी है। ये रेखा खींची हुई है कि जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद में ले शांति खोना। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कि इसमें राधा पवन से कहती है कि जो थोड़ी सी श्रमिक, यानी ठीक है, श्रमिक माने मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति। ठीक है, मजदूर करने वाला व्यक्ति, वह हो गोद में शांति खोना, उसे गोद में ले लेना और उसके दुखों को खत्म करना, उसको शांति प्रदान करना। होठों की वो कमल मुख, ठीक है, कमल के समान जो उसके होठ हैं उनकी मलानताएं मिटाना, यानी इनका रूखेपन को खत्म कर देना, रूखापन खत्म कर देना या फिर झुर्रियां खत्म कर देना लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती है कि यदि कोई लज्जाशीला महिला तुझको रास्ते में दिख जाए या मिल जाए तो उसके कपड़े को न बखेरना, अर्थात उसके कपड़े को सिर से न उतारना। अब प्रश्न नंबर 4 होठों की ओ कमल मुख में अलंकार बताइए। ठीक है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो होठों की ओ कमल मुख में अलंकार है रूपक। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। ठीक है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का अर्थ होता है बादल
और कृषक ललना का होता है कृषक की स्त्री, अर्थात कह सकते हैं आप किसान की स्त्री। कृषक स्त्री लिख दें या फिर किसान की स्त्री। अब है प्रश्न नंबर 5 का कै कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। ठीक है, 80 शब्द हम देने तो 3 नंबर का साहित्य परिचय, 2 नंबर की रचनाएं, तो कुल मिलाकर आपका 5 नंबर का ये साहित्य परिचय होगा। तो इसमें पहला है आचार्य हजारीलाल द्विवेदी, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से आपको तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे देना, पहले छोटा सा, ठीक है, संक्षिप्त रूप में, फिर साहित्य परिचय और फिर उनकी रचनाएं। अब है प्रश्न नंबर 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डाली। आप इसमें भी अच्छी करना है, तो ऊपर वाले अगर आपने वो लेखक थे ये कवि है, ठीक है, कवि में से भी 3 में से एक का करना है आपको। पहला है मैथिली शरण गुप्त और दूसरे है सुमित्रानंदन पंत और तीसरा रामराय से दिनकर। अब प्रश्न नंबर 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डाली। ठीक है, तो इनमें से दोनों में तो कोई भी कहानी का उद्देश्य लिखना है, पंचलाइट लिख दो या फिर बहादुर कहानी का। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द ने 80 शब्दों में आपको लगभग ये लिखनी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो इसकी कथा वस्तु लिखनी है, सारांश कह सकते हैं आप, ये कथा वस्तु ये आपको इसमें लिखना। अब है प्रश्न नंबर 7 जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इनमें कई खंड हैं तो आपको एक खंड में 2 प्रश्न मिलेंगे। इसकी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। तो पहला है आपका खंड श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्रण कीजिए। दूसरा खंड काव्य है आपका रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रण कीजिए, अथवा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु लिखिए। अब तीसरा खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। चौथा खंड है त्यागपति खंड काव्य के कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रण कीजिए। पांचवा खंड काव्य है आलोक व्रत खंड काव्य का नायक कौन है उसका चरित्रण कीजिए, अथवा आलोक व्रत की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। अब छठा खंड है हमारा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। तो यहाँ पे खंड है, यानी यहाँ पे खंड काव्य है, तो इनमें से आपको एक खंड के किसी भी एक प्रश्न उत्तर देना है। ठीक है, ये मैंने एक खंड में 2 प्रश्न दे रखे हैं आपके, तो इसमें से दोनों में से आपको एक का उत्तर देना है, लेकिन देना कौन से का है जो आपको पढ़ाया गया हो, क्योंकि ये आपके जिले के हिसाब से आते हैं, तो आपको अपने जो आपको पढ़ाया गया हो अपने जिले में आपके मान्य हो उसी को आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम कराते हैं आपको मुक्तियज्ञ खंड काव्य। तो मुक्तियज्ञ खंड काव्य वो किन किन जिलों के लिए मान्य है, तो ये मान्य है अमरोहा, मुरादाबाद, कानपुर, जौनपुर, फैजाबाद, एटा और ललितपुर, ये जिलों के लिए मान्य है। और अन्य जिले के विद्यार्थी अपने विषय अध्यापक से मालूम कर लें, क्योंकि अगर आपने कोई दूसरा लिख दिया जो आपके जिले में मान्य नहीं है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अमरोहा, कानपुर, मुरादाबाद, जौनपुर, फैजाबाद, एटा और ललितपुर वाले हैं वो लिखेंगे मुक्तियज्ञ खंड काव्य। ठीक है, तो ये खंड काव्य आपको 2 प्रश्न पूछा है इसमें भी, यानी मुक्तियज्ञ खंड काव्य में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि मुक्तियज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्तियज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। तो अब इनमें से दोनों में से एक का आंसर आपको देना। अब है प्रश्न नंबर 8
कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, अरे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ और 5 नंबर की इसमें हिंदी में अनुवाद। इस प्रकार से 7 नंबर का ये गद्यांश है आपका। तो गद्यांश है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवे आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितां पीड़ायां मानश्च पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यश्च अकरोत् प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत्। ठीक है, तो पहले इसका क्या लिखेंगे हम, संदर्भ। तो संदर्भ में इसमें केवल लेखक या कवि नहीं होते हैं, इसमें केवल पाठ का नाम ही लिखना होता है। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये लगाया गया है आपका, ये लिया गया है महामना मालवीय पाठ से। ठीक है, तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में लिखेंगे महामना, यानी महामना जो थे महामना मालवीय विद्वान, ठीक है, विद्वान वक्ता थे। ठीक है, धार्मिक नेता पटु पत्रकार, पटु माने होता है चतुर, यानी चतुर पत्रकार, 6 माने और आशित माने थे। ठीक है, तो दोबारा क्या लिखेंगे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण, परंतु सर्वोच्च गुण जन सेवा ही। ठीक है, जन सेवा ही आशित माने था। ठीक है, परंतु, ठीक है, परंतु सर्वोच्च गुण क्या था उनका, जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, अयम माने ये, जनानाम माने लोगों को, दुखितानाम माने दुखी, पीड़ियाम और पीड़ित, पश्यत माने देखते थे। ये जहां कहीं भी व्यक्तियों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव से वहीं वह, शीघ्र ही, उपस्थित माने उपस्थित, सर्वविधि माने सभी प्रकार से, सहायम से और सहायता, अकरोत् माने क्या करते थे। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा, अस्य यानी ही, स्वभाव माने स्वभाव, एवासीत माने ही था। प्राणी सेवा ही उनका मात्र स्वभाव था। ठीक है, प्राणियों की सेवा ही उनका स्वभाव था। अथवा अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं, आपको इसमें भी छूट मिली हुई है। तो दूसरा गद्यांश है, हंसराज तदैव परिसमध्ये आत्मने भागिने पाय हंस पोतकाय दुहितराम मक्षत मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानात् पाल्यति हंसराजोपि हस्तमानस स्वेगृहम् अगच्छत्। तो ये आपका लिया गया है जातक कथा के निरत्त जातकम पाठ से। ठीक है, तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जातक कथा के निरत्त जातकम नामक पाठ से लिया गया है, या शीर्षक से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद। तो हंसराज तदे माने तभी, या उसी समय, परिसमध्ये सभा के बीच में, आत्मन माने अपने, भागिने पाय माने भांजे को, हंसपोतिका माने हंसपोतिका, दुहितारम अक्षर माने पुत्री, ठीक है, पुत्री को दिया। हंसराज ने तभी, उसी समय या उस सभा के मध्य में अपने भांजे को अपनी पुत्री दे दी। ठीक है, हंसपोतिका
नाम था इनकी पुत्री का, तो हंसपोतिका अपनी पुत्री को दे दी। किसको दे दी? अपने भांजे को। मयूरो हंसपोतिका प्राप्य, मोर हंसपोतिका को ने पा करके, लज्जिता और लज्जित होकर के, तस्मात् स्नानात् पाल्यति उस स्थान से चला जाता है। हंसराजोपि और हंसराज भी हर्षमानस खुशी मन से, स्वगृहम अपने घर, गच्छत चला गया। ठीक है, और हंसराज भी खुशी मन से अपने घर चला गया। अब है 8 का ख, प्रश्न नंबर 8 का ख। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये था आपका गद्य और ये आपका पद्य, जिसे हम श्लोक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे करना है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद। तो पहला श्लोक है या पद्यांश है आपका। ठीक है, श्लोक भी देख सकते हैं इसमें, या फिर पद्यांश। श्लोक को संस्कृत में पद्यांश भी कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत श्लोक होते हैं उसको हम पद्यांश कहते हैं। जैसे आपके हिंदी में गद्य पद होता है, ऐसे ही इसमें संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होते हैं। ठीक है, श्लोक में पद्यांश बनाते हैं, बाकी पाठ जो है वो गद्यांश है। तो पहला श्लोक है इसमें, नमे रोचते भद्रम वे उलूकाशच व्यसनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो, यानी क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, गलत शब्द है, क्रुद्धो है, क्रुद्धो भविष्यति। तो इसमें संदर्भ में लिखेंगे। ये कौन से पाठ का है श्लोक आपका? तो ये आपका जातक कथा का ही है। ठीक है, जातक कथा का जो आपका पहला है पाठ, उसी का है ये। ठीक है, उलूक जातकम वाले पाठ का पहला पाठ कौन सा है? उलूक जातकम। तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जातक कथा के उलूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, नमे रोचते ने भाइयों, भद्र माने भाइयों, ने भाइयों, बे उल्लूकस्य भी बेचनम, मुझे उल्लू का अभिषेक करना अच्छा नहीं लगता, यानी राज अभिषेक करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसमें कुआ कहता है कि अरे भाइयों, मुझे उल्लू का राजा बनाना या राज अभिषेक करना अच्छा नहीं लगता। एक रूप से मुखम पश्य, बिना क्रोध के इसके मुख को देखिए। पश्य माने देखिए, एक रूप में बिना क्रोध के, इस समय इसको क्रोध नहीं है तब इसके मुख को देखिए। कथम क्रोधो, जब इसको क्रोध आएगा, भविष्यति माने भविष्य में, आने वाले समय में, तब इसका मुख कैसा होगा। यानी कि अब इसका मुख ऐसा है बिना क्रोध के, तो जब इसको क्रोध आएगा तब इसका मुख कैसा होगा। इसलिए मुझे इस उल्लू का राजा बनाना अच्छा नहीं लगता, या लिख सकते हैं उल्लू का राजाभिषेक करना अच्छा नहीं लगता। अथवा अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा श्लोक आपका, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, इसमें गलत लगा, इसमें मुखम है, ये मुजम की जगह मुखम। तो ये आपका है सुभाषित रत्नानी पाठ का। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। तो परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे, हंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाला हो, कार्य हंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाला हो, यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोलने वाला हो। वर्जितादृशम, ऐसे मित्र को, मित्र माने मित्र को, बात वर्जितादृशम माने त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। दोबारा देख लेंगे कि जो मित्र हमारा पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो, सामने प्रिय बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। क्योंकि विष्कुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र किसके समान होता है? विष्कुंभम,
विष से भरे हुए घड़े, ठीक है, कुंभ माने घड़ा, पयो मुखम माने उसके मुख में दूध हो, ठीक है। जैसे विष से भरा हुआ कोई घड़ा हो और उसके मुख में क्या हो, दूध हो, यानी उसके ऊपरी भाग है घड़े का, उसके ऊपरी भाग में दूध हो और बाकी सब नीचे को जहर हो, ऐसा ही होता है। ऐसा मित्र जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला हो और सामने प्रिय बोलने वाला हो, इसलिए ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। एक का तो पहला है तलवार की धार पर चलना, तो इसका अर्थ होगा आपका कठिन, ठीक है, किसी कठिन स्थिति में होना। दूसरा है आपका टकासा जवाब देना, नहीं एकदम जवाब देना या फटाफट जवाब देना या जल्दी जवाब दे देना। तीसरा दाल में काला होना, यानी कुछ गड़बड़ होना, इसलिए लिख सकते हैं कुछ गड़बड़ होना, या फिर लिख सकते हैं किसी बात पर संदेह होना। चौथा मुहावरा का नमक मिर्च लगाना, ठीक है, नमक मिर्च लगाने का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इस तरह इसका अर्थ लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको ये अपठित गद्यांश है 2, तो ये इनमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से छांटने, जैसे मैंने आपको अभी बताए थे, तो आपको इस तरह से इसमें से छांटने हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ना कि आपको इसमें कोई व्याख्या ना कुछ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अपठित आएगा, ये कहीं से भी आ सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है पसन व्यसन, ठीक है। तो इसमें आपको सही जो अर्थ है उसको चुनना है, यानी विकल्प टाइप प्रश्न है आपके। तो पहला विकल्प है आपका विवश और व्याकुल, दूसरा है कवच और भोजन, और सी पर लिखा हुआ है वस्त्र और आदत, और चौथा है विस्तार और अवधि, ठीक है। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत, ठीक है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है वस्त्र और आदत, ये आपका सही, केवल आपको इसमें अर्थ बताने हैं, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, तो वो अंतर आपको पहचानना। अब आपका दूसरा है अंबुज अम्बुद, ठीक है। तो अंबुज और अम्बुद का अर्थ बताना आपको। पहला ऑप्शन आपका ये बादल और समुद्र, दूसरा जल और कमल, तीसरा कमल और बादल, और डी है समुद्र और कमल। तो अंबुज और अम्बुद का अर्थ बताना आपको कमेंट में, ठीक है। इसका आपको अर्थ कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। 4 है, 4 में 2 के अर्थ लिखना, किसी एक के 2 अर्थ, ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ। तो जैसे आपका अंबर है, पहला है अंबर, तो अंबर माने आसमान भी होता है और कपड़ा, ठीक है। दूसरा है पट, तो पट माने कपड़ा भी होता है, पोशाक भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंहासन भी कह सकते हैं, और किवाड़ का एक पल्ला भी कहते हैं, ठीक है, पट। फिर है आपका तीसरा विधि, ठीक है, विधि का अर्थ कानून तरीका, ठीक है, विधि का कानून तरीका लिख सकते हैं आप। फिर नाग, नाग माने सांप, हाथी, गणेश। तो इसमें आपको 2-2 अर्थ लिखने हैं, कोई से किसी भी एक के, तो मैंने आपको चारों बता दिए हैं, तो किसी एक का लिखना। अब है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला है जो आंखों के सामने हो, उसको कहते हैं नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष आंख के आगे, प्रत्येक आंख, ठीक है, जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। आप देखेंगे दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं उसको, जानकर, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाले कहते हैं जिज्ञासु, तो इसका ऑप्शन बी, ये आपका जो सी है वो सही है।
ठीक है, इसका आंसर जो है सी वाला सही है, जिज्ञासु कहते हैं इस जानने की इच्छा रखने वाले को, जिज्ञासु। अब है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, शुद्ध करके लिखने हैं आपको। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप लिखा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो यह अनेकों की जगह क्या जाएगा, अनेक। ठीक है, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। फिर सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। ठीक है, तो कवित्री में फिर बैग के ऊपर मात्रा नहीं है। ठीक है, कवित्री हो जाएगा, इसे हटा देंगे, बाकी सही है। कृपया अनुमोदन करने का कृपया कर। ठीक है, कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें, तो इसमें कृपया में आधा पै बन जाएगा, बाकी ये सेम ऐसे लिखा जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 12 है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखी। ठीक है, इसमें से वीर रस का या फिर हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है, फिर या तो उसका उदाहरण लिख दें या फिर उसकी परिभाषा। ठीक है, फिर है दूसरा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। इसमें लक्षण का अर्थ होता है परिभाषा लिखना। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक का उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखने हैं। अब है गे में 12 का गे, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। इसमें आपको दोहा लिख सकते हैं या फिर सोरठा छंद, परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है और आपको इसमें मात्राएं भी लगानी है। ठीक है, मात्राएं सही पूछा है तो मात्रा आपको लगानी है इस पर। अब है प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, आप बैंक में किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। इसमें आपको ये लिखनी है, अगर आपको ये नहीं लिखना आता तो आपको ये लिख सकते हैं कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, आपके शहर में या आपके गांव में जो संक्रामक बीमारी फैली हुई है और जिलाधिकारी का कोई ध्यान नहीं है, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवेदन पत्र आप जिलाधिकारी को दे सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको एक करना, कोई सा भी प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 14, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये आपका 9 नंबर का निबंध है। पहला, देश में बेरोजगारी की समस्या। दूसरा, आतंकवाद की समस्या और समाधान। तीसरा, वृक्षारोपण का महत्व। चौथा है विद्यार्थी और राजनीति। और 5वां है देश की समृद्धि और विकास के समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी एक पर निबंध लिखना है। 5 दे रखे हैं आपको, 5 में से किसी भी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, ये आपका 9 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरह से आपको ये आपका जो हिंदी का सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है, वो इस तरह से आपको बिल्कुल क्रम से सॉल्व करना है, यानी हल बिल्कुल आपको क्रम से करना है, जैसा आपको बताया गया है ऐसे ही करना है। जहाँ अथवा दे रखा वहां को आपको एक करना है। ठीक है, जो अथवा में नहीं है वो आपको करना ही है। तो ये था आपका कक्षा 12 का मॉडल पेपर। ठीक है, ये था आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी हमने प्रश्न छोड़ा है उसका आंसर आप कमेंट में दें। अगर नहीं पता है तो कमेंट करके हमसे मालूम कर लें, हम आपको उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।